माइक ऑन कर रही हूं एक और बड़ी खबर पर जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां पर पूर्व पीएम शेख हसीना ने कह दिया है वो बांग्लादेश वापस लौट रही हैं। और उनके इस एक बयान से बांग्लादेश में किस तरह कोहराम मच गया है। अब आपको बताती हूं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया। हसीना के ऐलान से ढाका में हलचल मच गई। शेख हसीना ने कहा कि वो दिसंबर में वापस अपने देश जाएंगे। यानी शेख हसीना ने अब वापस बांग्लादेश जाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए हैं ये आपको दिखाते हैं। शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शाकिब अल हसन बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर हैं और उनके घर को टारगेट क्यों किया गया वो भी आपको दिखा देती हूं, क्योंकि वो शेख हसीना के समर्थन में खड़े हुए हैं। भारत में शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ढाका तक असर है। शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही। गिरफ्तारी हो या हत्या, दिसंबर तक मैं वापस लौटूंगी। अब हसीना की इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बांग्लादेश में विरोध होने लग गया। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर हमला कर दिया गया, इसलिए क्योंकि शाकिब अल हसन शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे। शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। हमलावरों ने शाकिब के घर में तोड़फोड़ भी की। शाकिब अल हसन सुरक्षित है और फिलहाल श्रीलंका में है, लेकिन हसीना के वर्चुअल संबोधन पर ढाका को भी कड़ा एतराज। शेख हसीना का बयान इतिहास पलटने की एक बेकार कोशिश है, यह बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया। शेख हसीना ने अपने देश के लिए जहर उगला है। शेख हसीना की वापसी के ऐलान से अवामी लीग में खुशी है। अवामी लीग को बांग्लादेश के हालात सुधरने की उम्मीद है, लेकिन बांग्लादेश में अब क्या होगा ये तब पता चलेगा जब दिसंबर में जाने का समय आएगा। और वाकई क्या शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश जाएंगी, क्योंकि अभी जो माहौल वहां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब हसीना का ऐसे में प्लान क्या है? 2 साल पहले बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। आपको तस्वीरें याद होंगी। शेख हसीना 2 साल से भारत में एक अनजान जगह पर है। हसीना कह चुकी है कि बांग्लादेश में उन्हें जान का खतरा है। सवाल है कि हसीना ने बांग्लादेश लौटने की बात क्यों कही? बांग्लादेश सरकार से उनकी कोई सीक्रेट बातचीत हुई है क्या? शेख हसीना से जुड़े इस सवाल के पीछे कई कारण हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश सरकार पर कई बड़े बयान दिए गए। तारिक रहमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। हसीना के बेटे साजिब ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से भी बुरा कह दिया। उन्होंने कहा यहां तो अब कुछ भी नहीं बचा है, ये रहने लायक देश नहीं रहा। तो मां बेटे के बयानों से बांग्लादेश में बवाल का खतरा था, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया इन बयानों पर नहीं दिखी। माना जा रहा है कि अपनी सियासी वापसी शेख हसीना चाहती हैं और प्रतिबंध के बावजूद अवामी लीग फिर एक्टिव होना शुरू हो चुकी है, जिससे शेख हसीना वापस आ सकें। शेख हसीना के बेटे अमेरिका में रहते हैं और वो भी समय समय पर अपनी मां को लेकर और बांग्लादेश को लेकर बयान जारी करते रहते हैं। 2 साल पहले शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उसकी तस्वीरें याद कर लीजिए। बांग्लादेश के लोगों ने तब उधर जमकर लूटपाट की थी। शेख हसीना के घर तक में घुस गए थे। वो तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। 2 साल पहले शेख हसीना भारत पहुंची थी। ये तस्वीरें आई थी जब वो भागती हुई एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत आई थी, और तब ये तस्वीरें आई थी कि देखिए शेख हसीना कैसे अपने देश से ही भागी हैं और जान बचाकर भागी हैं। और अब क्या वो वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है? सवाल ये कि क्या बांग्लादेश उनकी वापसी के लिए तैयार है? तो विधानसभा में आप देख लीजिए कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। कंगना रनौत सवाल उठा रही कि दिल्ली में तो राहुल गांधी दिखे थे, अब रांची में कब दिखेंगे? सुनिए दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान। उनके दुख में, उनके हर मुसीबत में हम चट्टान की तरह खड़े हैं। और हम लोग एक कमेटी का गठन आज हुआ है, जिसमें मिनिस्टर लोगों की कमेटी है। वो लोग जाएगी, उनसे वार्ता करेगी और उनकी जो भी मांग है सहमति बनेगा तो पूरा होगा। और उनको लगेगा कि नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री से ही मिलकर बात करेंगे, तो भी हमें लगता है कि रास्ता हम लोग निकालेंगे, मुख्यमंत्री जी निकालेंगे। कोई बैक कर रहा है क्या इनको पीछे से? भाजपा बैकअप है। बीजेपी, हमें लगता है कि भाजपा बैकअप दे रही है और 2-3 गुट में है वहाँ पर। तो कुछ लोग जेन्युइन हैं, कुछ लोग
आप जान ही रहे, मैं नहीं ऐसे सेंसिटिव मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम युवाओं के साथ हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे आके इतने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया, आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब वहाँ पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँच रहा है, कोई भी उनको जो है खाने का, मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाज़त नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर, क्या उसकी स्थिति है, बच्चों ने 2-2 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं, ये उनकी इतनी दुर्गति वहाँ पे हो रही है। लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन जब लोगों को उकसाना होता है, बच्चों को जो है आतंकी शक्तियों के साथ मिलकर जो है देश की सिक्योरिटी पे जब खतरा करना हो, तो राहुल गांधी जो है सबसे पहले देश को खतरा बनकर निकलते हैं। आपने देखा कैसे दिल्ली में नीट को लेकर जेनजी प्रदर्शन कर रहा था, झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब छात्रों से सीधा संवाद आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख का जेनजी और जेन अल्फा से ये संवाद कार्यक्रम खासतौर से रखा गया। 100 शहरों के 15 से 19 साल के 2000 से ज्यादा छात्र पहुंचे थे इस कार्यक्रम में। अमृता फडणवीस, पंकजा मुंडे, विधायक रोहित पवार भी इसमें मौजूद रहे। बोमन ईरानी, एक्टर बोमन ईरानी समेत 80 जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। नीट पेपर लीक के बाद इस संवाद को अहम माना जा रहा है। अगर जेनजी आंदोलन कर रहे हैं तो वो एंटी नेशनल नहीं है, ये कहा संघ प्रमुख ने। जेनजी, जेन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बातचीत में कमी रह गई थी। संघ प्रमुख का यह बयान बहुत अहमियत रखता है। संवाद में कमी ना होती तो आंदोलन की नौबत नहीं आती, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन हुआ। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और पेलेट गन पर भी अपना रुख उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि ये क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कारण जानना होगा। कारण जानकर तय किया जा सकता है कि गड़बड़ी कहां हुई। आंख मूंद कर भरोसा करना हो, मैं जेनजी पर भरोसा जरूर करूंगा। तो ये बयान आया है संघ प्रमुख मोहन भागवत का कि मैं आंख मूंद कर जेनजी पर भरोसा करूंगा। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। मोहन भागवत का भी जेनजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेनजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। लेकिन इसके बाद में मैं ये कहूँगा कि अगर जेनजी चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप 70-80 साल के लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है, आप बात करना चाहते हो, लेकिन उससे जेनजी को क्या मिलेगा? जेनजी को जो चाहिए वो है यंग रिप्रेजेंटेशन। तो अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि चलिए अच्छा है, इन्हें जेनजी याद आ रहा है, लेकिन अभिजीत दिपके भी क्या झारखंड के छात्रों का मुद्दा उठाएंगे? इसे लेकर सवाल बने हुए हैं। उन्होंने फोन पर तो बात कर ली, लेकिन क्या वो झारखंड पहुंचेंगे, इनके साथ प्रदर्शन करेंगे? सवाल बना हुआ। अब माइक ऑन हो रहा है एक और बड़ी खबर पर। अयोध्या एयरपोर्ट पर आज सियासी पहलवान बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत हुआ। बृजभूषण शरण सिंह जो कि कोर्ट द्वारा बरी कर दिए गए, उसके बाद पहुंचे थे अयोध्या। अब देखिए जरा कैसा भव्य स्वागत बृजभूषण शरण सिंह का हो रहा है। मैं उन्हें सियासी पहलवान क्यों कह रही हूं, ये आगे आपको बताऊंगी। बृजभूषण शरण सिंह का जिस तरह का एक दबदबा यूपी की सियासत में है, क्या उसी के चलते ये स्वागत है? बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या ऐसे पहुंचे थे जैसे कोई बड़ी जंग जीत कर पहुंच रहे हैं। स्वागत देखिए आप उनका किस तरह से हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह जब पहुंचे तो उनके समर्थकों ने एक रैली भी निकाली, न सिर्फ फूल मालाओं से। फूल माला देखिए कितनी लंबी, फूलों का एक पूरा ऐसा लग रहा था वहां पर बगीचा ला दिया गया हो बृजभूषण शरण सिंह के लिए। अब वहां पर एक पूरी रैली निकाल दी गई बृजभूषण के लिए। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में देखिए कितनी संख्या में उनके जो चाहने वाले थे या उनके समर्थक हैं वो पहुंचे थे। बृजभूषण शरण सिंह लोगों से कह रहे थे रास्ता दीजिए, गाड़ी आगे जा रही है। और ये देखिए कैसे पूरे सड़क पर आतिशबाजी हो रही है।
अब ब्रिजभूषण शरण सिंह का काफिला निकल रहा है तो सड़क पर ही आतिशबाजी शुरू कर दी। एक तरफ गाड़ियों का काफिला, दूसरी तरफ आतिशबाजी हो रही है सड़क पर। ये भी तस्वीर देख लीजिए। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह की कोर्ट से बरी होकर आना इतनी अहमियत क्यों रखता है, वो भी आगे आपको बताऊंगी। क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह की अक्सर आपने तस्वीरें देखी, जब भी वो अयोध्या पहुंचते हैं वो हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं। तो इस बार जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो देखिए कितने बाजे गाजे के साथ वो पहुंचे हनुमानगढ़ी। वहां जाकर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 42 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन्होंने उन्हें फंसाने की साजिश रची थी। तो सोचिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह 42 लोगों की लिस्ट बनाकर तैयार बैठे। और उस जंग में जैसे आज लाखों लोग इकट्ठा हैं, वैसे लाखों लोग कूद पड़े, विपक्षी पार्टियां कूद पड़ी, तमाम ऐसे संगठन हैं कूद पड़े। कुल मिलाकर के 42 लोगों की सूची मेरे पास है, संगठन, पार्टी और व्यक्ति। 42 लोगों ने, बड़े लोगों में जिसमें कुछ उद्योगपति भी है, फाइनेंस करने का काम उद्योगपतियों ने किया है। उद्योगपतियों के पीछे भी कुछ लोग हैं। अब आपको बताती हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह यूपी के सियासी पहलवान क्यों कहलाते हैं। सियासत में ब्रिजभूषण शरण सिंह को सियासी पहलवान कहा जाता है क्योंकि यूपी के बड़े बाहुबली नेताओं में से एक हैं। बाहुबली होने की वजह से कई बार आरोप भी लगते रहे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का महत्व एक सीट या जिले तक सीमित नहीं है। पूर्वी यूपी के सबसे प्रभावी नेताओं में गिनती होती है। 3 दशकों में देवी पाटन मंडल के आसपास नेटवर्क उन्होंने बनाया। अब गोंडा समेत आसपास की 25 विधानसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं। 2007 चुनावों में ब्रिजभूषण शरण सिंह के रिश्ते बीजेपी से ठीक नहीं रहे। बीजेपी को नुकसान हुआ, 25 सीटों पर सिर्फ 3 सीटें मिली। 2012 विधानसभा चुनाव में ब्रिजभूषण सपा में आ चुके थे। सपा को 18 और बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली। 17 चुनाव तक ब्रिजभूषण फिर से बीजेपी में आ गए थे। तब बीजेपी को 25 में से 23 सीटों पर जीत मिली और 22 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 18 सीटें जीती हैं। तो अब आप समझ जाइए कि 27 के चुनाव के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह कितना अहमियत रखते हैं।